ट्रेडर्स। तो आज हम कल के मार्केट के लेवल्स हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बाकी कुछ बात नहीं करने वाले आज। ठीक है। तो निफ्टी के लिए मैंने कल आपको कहा था कि वो पॉजिटिव ओपन हो सकती है और पॉजिटिव रह सकता है आज के दिन मार्केट, क्योंकि 4 दिन से बड़ा फॉल आया है। तो आज के दिन ये पॉजिटिव कैंडल बना सकता है। तो ये मैंने कल कहा था और आज के दिन पॉजिटिव ही मार्केट रहा है ओवरऑल। तो किसी ने मुझे ये पूछा था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको स्विंग हाइज और स्विंग लोज पकड़ने होते हैं। जैसे कि ये स्विंग हाई और ये हो गया स्विंग लो। इसको इसके लो को पकड़ना है, इसके हाइज को पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। उन सब लोज लोज को या फिर उन सब हाइज को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ऐसे इस टाइप की। ठीक है। तो हाँ, तो अभी हम कल के लिए इसको देखते हैं। ये हो गया। अभी ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये मैंने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं प्राइवेटली आपको बता दूंगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मार्केट को रेजिस्टेंस यहाँ का लगेगा निफ्टी का 11,129 के आसपास हमारा कल का डिसाइडिंग लेवल होगा। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम बाइंग का सोचेंगे, अगर नीचे रहेगा तो सेलिंग का सोचेंगे। नीचे ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा 11,101 का। इससे वो ऊपर जाता है तो 11,129 तक ये पॉजिटिव रहेगा। फिर उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो फिर से हम सेलिंग का व्यू रखेंगे और नीचे की तरफ से जो लेवल निकल के आएंगे वो होंगे 11,056 का पहला होगा और दूसरा होगा 11,037 का। तो इस जोन के अंदर कल मार्केट बना रह सकता है। अगर ब्रेकआउट जिस तरफ भी देता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम उसमें बाइंग का सोचेंगे। कल के लिए कल के दिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 6 दिन से मार्केट कुछ बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है। तो हो सकता है कल के दिन ऐसी कोई इस टाइप की कोई कैंडल बने और इस जोन के अंदर बने। तो ठीक है, हम देखते हैं कल के दिन किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रहेगी कैंडल कल के दिन, क्योंकि अगर आप देखोगे रिलायंस के स्टॉक को, 1 मिनट में उसको ऐड कर लेता हूँ। रिलायंस के अगर स्टॉक को देखोगे आप तो उसमें 7% की बढ़त आई है। और जो मेजर स्टॉक है निफ्टी का वो है रिलायंस का, और उसी ने आज इसको ऊपर लेके गया इतना। और एक था स्टॉक HDFC बैंक, तो उसको भी हम देखते हैं थोड़ी देर से। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये लेवल्स नोट करके लिया करो हमेशा जब भी मैं बात कर रहा होता हूँ। हर एक लेवल को नोट किया करो, तभी आपको समझ में आएगा कैसे मार्केट चलता है। ठीक है। जिस दिन आप ये पूरी साइकोलॉजी समझ जाओगे आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहेगा, या फिर जितने मैं स्टॉक्स देता हूँ आपको बाइंग सेलिंग के लिए तो हर एक स्टॉक सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर भी होगा तो उसकी भी एक्यूरेसी सिर्फ 70% तक ही आती है। ये हुआ हमारा प्राइस चैनल। और अगर देखा जाए इस पे हम ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है जो कि ब्रेक हुई थी। तो अभी देखते हैं ये रिटेस्ट के लिए जा रहा है, तो हो सकता है कल के दिन 21,890 के आसपास ये जाए, या फिर 900 भी जा सकता है, 936 तक। और वहाँ से ये रिवर्स हो जाए, क्योंकि 22,000 और 21,000 हमारा ये वीक का डिसाइडिंग लेवल होगा। जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल तो बड़ी क्वांटिटी प्लान मत करो कल के दिन। अगर कोई बड़ी मूव आती है तो ही प्लान करना। जैसे कि 22,000 अगर ब्रेक होता है तो, या फिर 21,500 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें इसमें बाइंग या सेलिंग का सोचना है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी को मैंने कल आपको कहा था कि ये सेलिंग के लिए आ सकता है ये स्टॉक, लेकिन उसके लेवल्स भी मैंने जो दिए थे 4480 के नीचे सेल करने के लिए कहा था, और 4480 के नीचे ये स्टॉक आया ही नहीं है आज के दिन। ठीक है। अगर आप देखोगे इसका लो जो है 4490 का था, और मैंने सेलिंग का लेवल क्या दिया था आपको 4480 का दिया था, इसलिए ये स्टॉक चला नहीं है। अगर 4480 के नीचे आता तभी हमें इसमें सेलिंग की ऑर्डर लेनी थी। ठीक है। सेलिंग की पोजीशन इसमें तभी बनानी थी जब ये 4480 के नीचे आता। ठीक है। तो
समझो, जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो पहले ब्रेक होने दिया करो और रीटेस्ट होने दिया करो, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लिया करो, ठीक है। जैसे कि मैंने टाटा मोटर्स का भी मैंने कल दिया था, 115 के ऊपर मैंने बाय के लिए कहा था, लेकिन कब कहा था, जब वो सस्टेन करता है एक आधे घंटे के लिए, पर वो पहले ही मॉर्निंग के सेशन में ही 115 के लेवल से नीचे गिरना स्टार्ट किया और वहां से वो कंटिन्यूसली गिरता रहा, ठीक है। तो उसमें हम बाइंग नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं जो मैं देता हूँ आपको। तो उन लेवल्स के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर देखोगे कि मैं वो लेवल्स क्यों दे रहा हूँ और कैसे दे रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं टाटा स्टील को। तो टाटा स्टील में भी बहुत बड़ी रैली आई है अब तक। तो देखते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं। ये हुई हमारी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये डेली के चार्ट पे मैं निकाल रहा हूँ। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। और एक अंदर की तरफ से भी ये लाइन निकाल के लेता हूँ मैं। अगर देखा जाए तो ऐसा एक कुछ पैटर्न बन रहा है इसमें। अगर मैं इस लाइन को इग्नोर करूँ, ये वाली, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन लाइन को अगर मैं इग्नोर करूँ तो ये प्राइस चैनल बन रहा है, ठीक है। और अगर ग्रीन लाइन को कंसिडर करता हूँ तो ये वेज बन रहा है, राइजिंग वेज, ठीक है। अभी देखते हैं हम कल किस तरफ मार्केट जाता है। ऑलरेडी ये ट्राई करके आ चुका है इस लेवल को ब्रेक करने का, ठीक है। तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ वहां पे। ठीक है, ये लेवल हमारा कल के दिन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है 378 का। अगर 378 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ और सस्टेन करता है एक आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। और ब्रेकआउट का मतलब देखो कैसे होता है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे तो ये ऐसे ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये रिटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से फिर से रिवर्स होकर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और जब ये रिटेस्ट करेगा तो एटलीस्ट उसको आधा एक घंटा ऊपर की तरफ रहेगा वो, तो ही उसमें बाइंग का सोचो। वरना अगर ऊपर की तरफ जाके वो वापस से रिवर्स आता है तो उसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो रिवर्स आता है तो उसमें कुछ करना नहीं है हमें, क्योंकि हमने इसको सिर्फ बाइंग के लिए रखा है। अगर सेलिंग के लिए अगर आप सोचते हो तो 374 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 378 का टारगेट, सॉरी, स्टॉप लॉस दे दो। और टारगेट जो है, पहला पहला टारगेट मैं बता रहा हूँ 370 का। और उसके बाद जो है 367 का टारगेट होगा। अगर वो भी ब्रेक डाउन आता है उसमें भी 367 को, तो लास्ट टारगेट जो आएगा अपना 360, ठीक है, रहने दो, यहीं तक का ले लो। फिर उसके बाद एक्सिस बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है। ठीक है, इसने राइजिंग वेज बनाया था जो कि अभी ब्रेक डाउन आ चुका है वहां पे। तो मैंने इसको पिछले 2-3 दिन पहले कुछ सेलिंग के लिए दिया था आपको। अभी इसमें जो है बाइंग का मोमेंटम आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी बाइंग का है फिलहाल। तो अभी कल देखते हैं हम किस तरफ ये ब्रेकआउट देता है। अगर ऊपर की तरफ देता है तो हमारा बाय कब होगा, 431 के ऊपर। टारगेट पहला जो होगा वो 435 का होगा। और नीचे की तरफ कहाँ पे होगा, अगर नीचे की तरफ 416 अगर ब्रेक करता है तो 419 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। और टारगेट हमारा होगा पहला, ठीक है, ये वाला हम टारगेट लेते हैं 409 का। अगर नीचे आता है मार्केट कल के दिन तो ही हमारा सेलिंग के लिए होगा। 416 को 416 के नीचे सेल करना है, 419 का स्टॉप लॉस देना है। और टारगेट जो होगा 409 का होगा, ठीक है। अगला स्टॉक देखते हैं, ग्रासिम। ग्रासिम में एक अच्छी रैली आई थी, ब्रेकआउट आया था, बाइंग के लिए मैंने दिया था। अभी ये रिवर्स हो रहा है। क्यों रिवर्स हो रहा है? मैंने क्या कहा था आपको, कुछ दिन पहले कहा था मैंने कि ये जो है हेड एंड शोल्डर बना सकता है। ये पहला हेड शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये दूसरा शोल्डर बनाने की कोशिश हो रही है अभी। तो कल के दिन मैं इसको भी सेलिंग के लिए रखूंगा। सेलिंग कब करनी है हमें इसमें, 621 के नीचे आता है तो ही इसमें सेल करना है। स्टॉप लॉस हम दे देंगे 625 का। और पहला टारगेट होगा हमारा, ठीक है,
यहाँ पे हम पहला टारगेट दे देंगे 618 का, और उसके बाद जो होगा टारगेट वो होगा डायरेक्टली 616 का। ठीक है, ये होगा सेकेंड टारगेट। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट तो प्लान मत करो और क्वांटिटी कम रखो कल के दिन। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का देखते हैं। एचडीएफसी बैंक ने जो है ये पूरे लेवल्स जो इसने गिरा गिरा एचडीएफसी बैंक जो ये लेवल तोड़ने के बाद मैंने कहा था आपको सेल करने के लिए पिछले 2-3 दिन से, तो कंटिन्यूसली वो गिर रहा है। अगर आप देखोगे तो 21 जुलाई से लेकर आज तक वो गिर ही रहा था। तो अभी इसको एक थोड़ा सा रेस्ट करना होगा। तो रेस्ट करने के लिए वापस से ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करेगा कल के दिन, सॉरी कल के दिन नहीं, आने वाले दिनों में। या फिर हो सकता है अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है तो यहीं से ये गिरना स्टार्ट करेगा। अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो होगा 1052 का। ये बाकी के लाइंस में निकाल देता हूँ कि यहाँ से निकाल देता हूँ मैं ये लाइंस, एक मिनट। और थोड़े से आज कम स्टॉक्स लिए है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्टॉक्स दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आपको लेवल्स याद नहीं रह रहे, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी कम की है स्टॉक्स की एनालिसिस के लिए। तो अभी मैं एच के बारे में बात कर रहा था। तो कल के दिन जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, डिसाइडिंग जो लेवल होगा वो होगा 1052 का। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम इसको बाइंग के लिए रखेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 1059 का, और सेकेंड टारगेट होगा 1064 का। ठीक है, और एस एल आप यहाँ का दे सकते हो, अगर बाइंग के लिए आप सोच रहे हो तो 1046 का एस एल दे दो। स्टॉप लॉस को एस एल बोलते हैं। ठीक है, और सेलिंग के लिए कब सोचना है? सेलिंग के लिए हम तब सोचेंगे जब ये 1033 नीचे की तरफ क्रॉस करता है। ठीक है, 1033 क्रॉस करेगा नीचे, तो हम इसमें 1025 का टारगेट दे देंगे और स्टॉप लॉस रख देंगे 1041 का। क्वांटिटी कम रखो कल के दिन के लिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कल क्या है, वेडनेसडे है और थर्सडे की एक्सपायरी होती है। तो कल कुछ पोजीशंस बनते हैं ऑप्शन सेलिंग के। तो मार्केट दोनों तरफ से भी फ्लैट होने की कोशिश करेगा। मतलब क्या है, कैंडल ऐसे टाइप के बन सकती है या फिर ऐसे टाइप की कैंडल बनेगी। तो इसलिए थोड़ा क्वांटिटी कम रखो और सेफ ट्रेड करो कल के दिन। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं ब्रिटानिया का। तो ब्रिटानिया जो है एफएमसीजी का सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा खासा स्टॉक है ये डिलीवरी के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो इसमें। ठीक है, अभी अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे इसको तो इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आपको दिखने लग जाएगा। ये चार पांच कैंडल जो है, इससे इसको अगर आप देखते हो तो हर एक कैंडल का जो अपर विग है वो बड़ा निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस पर। तो हम इसको कब ट्रेड करेंगे, जब ये 3773 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ और सस्टेन करता है, तो हम इसमें सेलिंग का सोचेंगे। पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है हमारा वो होगा 4761 का। ठीक है, और उसके बाद जो होगा वो होगा 4748 का। ठीक है, ये दो टारगेट्स होंगे। अगर कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहता है तो भी ये स्टॉक ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, यहीं से रेजिस्ट हो जाएगा शायद। हो सकता है ये यहीं से रेजिस्ट हो जाए। 3854 का लेवल हमारा डिसाइडिंग लेवल होगा कल के लिए। अगर यहाँ से मॉर्निंग सेशन में अगर बड़ी मूव आती है ऊपर की तरफ और सस्टेन करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है ये स्टॉक, तो आप इसमें बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ का दे सकते हो, एक मिनट। स्टॉप लॉस दे दो 3846 का। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ, मतलब कैसे सस्टेन करना, मतलब कैसे बता रहा हूँ मैं। ये सुबह ब्रेकआउट देगा 5 मिनट के कैंडल पे, और फिर क्या करेगा, ये रिटेस्ट करेगा ये वाली लेवल, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर से वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो लेवल होगा इसका पहला, तो उसको जब ब्रेकआउट देगा ये, तभी हमें इसको बाय कर लेना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपको कहाँ का बताया मैंने, 3847 का। ठीक है, अभी टेकेम देखते हैं। टेकेम में क्या हो रहा है, सेलिंग का प्रेशर है। 2-3 दिनों पहले मैंने भी बताया भी था शायद टेकेम के बारे में। ठीक है,
इसमें बड़ी रैली आई है, तो इसको थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। और ठीक है, ठंडा होना पड़ेगा। तो ये अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कल के दिन 650 के नीचे ही हम इसको सेलिंग के लिए रखेंगे। 650 का अगर नीचे आता है ये स्टॉक तो हम इसमें सेल करेंगे, बाकी अगर ऊपर जाता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे कल के दिन। ऊपर जाता है तो जाने दो, इसको थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो हम 650 के नीचे ही हम इसको सेलिंग के लिए रखेंगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, अगर 650 ब्रेक होता है तो 639 हमारा सेकंड टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा 642 का। एसएल आपको देना है 655 का। ठीक है, 5 पॉइंट का एसएल दे दो, और जो 8 पॉइंट जो है आप टारगेट दे सकते हो। और फिर उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 639 का। स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करते हुए आप नीचे ला सकते हो इसको। ठीक है, इंडसइंड बैंक के ऊपर, ठीक है, अभी फिलहाल तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ठीक से तो ये बार बार ये ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। फिफ्थ टाइम है इसका यहाँ पे नीचे आने का। तो हो सकता है कल के दिन अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है 487 के नीचे, तो आप इसको सेल कर सकते हो। तो पहला टारगेट होगा 482 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा, इसमें बहुत सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक में कुछ दिनों से थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो देखते हैं। और ये भी याद रखो कि 4 दिनों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। अगर ब्रेक डाउन देता है तो ब्रेक डाउन देने के बाद थोड़ा सस्टेन करने दो उसको, और फिर नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो उसको इंट्राडे में सेल कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो उसको छोड़ दो। अगर और एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी है, ये एक और ये दो। ठीक है, यहाँ से लेके ये ऐसे, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एचसीएल टेक देखते हैं। इंडसइंड को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो आप थोड़े दिनों के लिए, उसमें एक्यूरेट लेवल्स निकल के नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया वो स्टॉक। तो रुको थोड़े दिनों के लिए, अच्छा खासा एक कंफर्मेशन देने दो उसको, और फिर उसमें हम ट्रेड करेंगे। अभी एच सी एल टेक्नोलॉजीज का मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने आज क्यों प्रॉफिट कमाया इसमें से, और कल का जो हमारा जो ये था लेवल था सेलिंग के लिए जो रखा था हमने, वो हमने हमारा जो था सक्सेसफुल हुआ था। तो मैंने जो है ट्रेड कहाँ पे लिया था, कब लिया था, और कैसे मैंने इसको प्लान किया था वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो ये फिलहाल जो है 15 मिनट के इस पे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे का ये जो लेवल था जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, एक तो पहली ही कैंडल में इसने इतना बड़ा सेलिंग का प्रेशर दिखाया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस कैंडल से का भी लो ब्रेक हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये कैंडल बनी है बीच में की, इसमें मैंने सेलिंग किया था। क्यों किया था मैंने, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को स्टडी करते हो, इस कैंडल को अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो वहाँ पे बार बार सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, लेवल ब्रेक होने दो, फिर रिटेस्ट करने दो और फिर सेल करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गिरा, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ये गिरा नीचे, फिर इसने रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें इसको यहाँ पे मैंने सेल कर दिया। लगभग मैंने 497 पे कुछ तो फ्यूचर शॉर्ट किया था मैंने इसका, स्टॉक पे नहीं किया था, फ्यूचर में किया था वो सेलिंग। तो उसमें क्या है, मैंने टारगेट कब बुक किया मेरा जब ये स्टॉक जो था 689 पे चल रहा था, तभी इसका फ्यूचर 691 के आसपास चल रहा था। तो तब मैंने उसको बुक कर लिया था 692 का, पहले मैंने लेवल लगाया था उसको टारगेट का। फिर बाद में से मैंने देखा कि और थोड़ा मोमेंटम आने का बाकी है इसमें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कैंडल्स देखते हो, ये वाली कैंडल या फिर ये वाली कैंडल, तो इसके गिरावट के बाद ये थोड़ा सा इसने रिट्रेस किया, और फिर से जब ये वाली कैंडल बनी तो तब मुझे कंफर्म हुआ कि इसमें और थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो मैंने होल्ड किया और 691 को मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एच सी एल टेक्नोलॉजीज का ट्रेड था आज का, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप इसमें यहाँ पे भी ये पूरी मूव मिस करते हो तो आप इसको यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। देखो
यहाँ पे ये फिर से ये मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ, और यहाँ से देखो ये वाले लेवल पे आते ही फिर इसने रिएक्ट दिया, सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे फिर से आया। तो यहाँ से ये थोड़ा जो लेवल था, इतनी बड़ी मूव प्लान नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसने इतना बड़ा मूव लगाया था पूरे दिन में। तो दिन खत्म होते होते इसमें की जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाती है। तो इसलिए हम इस पे बड़ा टारगेट तो प्लान नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी इसने 2-2.5% की यहाँ पे गिरावट आ चुकी थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करना इसका बनता था, तो इसने रिट्रेस किया और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट किया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस जब ऐसे रिट्रेस के लिए आता है पूरा स्टॉक, तो उसको थोड़ा सा टारगेट छोटा रख के भी प्लान कर सकते थे आप। ठीक है, रिलायंस को डिस्कस करते हैं अभी। 7% का मूव आया था। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा ये फेवरेट स्टॉक है। तो अभी इस पे क्या है, कल के दिन हमें इस लेवल के ऊपर ही बाय करना है इसको। 2155 के ऊपर अगर निकल जाता है ये, और फिर आधा या 1 घंटा भी अगर ये सस्टेन करता है पहले का मॉर्निंग सेशन में, मतलब 9:15 से लेके 10:30 तक भी ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ, और फिर अगर ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देता है अच्छा खासा, तो हम इसको बाय कर लेंगे। 2155 के ऊपर बाय करना है। पहला टारगेट होगा 2168 का, और दूसरा जो टारगेट होगा हमारा 2179 का होगा। तीसरा टारगेट भी मैं दे दूंगा कल के लिए आपको 2193 का। अगर रिलायंस ऊपर की तरफ निकल रहा है तो निफ्टी जो है उसको भी ये ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो हम देखेंगे कल के दिन क्या होता है। ठीक है, और सेलिंग के लिए कब प्लान करना है, सेलिंग के लिए प्लान मत करो इसको, थोड़े दिन वेट करो, क्योंकि आज की जो कैंडल बनी है इसमें जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा था। इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसका मतलब बाइंग का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है इस पे। तो देखते हैं कल के दिन ये किस तरफ ब्रेकआउट देता है, क्या करता है। इसको थोड़ा क्लोजली वॉच करो, रिलायंस के मूव को स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि रिलायंस का जो स्टॉक है निफ्टी का मेकर है। निफ्टी को जो बनाने वाला स्टॉक है सबसे ज़्यादा बड़ा, तो वो रिलायंस है। इसके मूव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस पर नज़र रखा करो हमेशा। बस आज के लिए इतना ही था। बाकी कुछ अगर होता है अपडेट करना होगा मुझे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिसके पास भी ब्रोकर का अकाउंट नहीं है, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ी है, वहाँ पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। तो उस ब्रोकर का नाम है एलाइस ब्लू। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका। ठीक है, ये एलाइस ब्लू का ब्रोकर है। तो इसमें कुछ नहीं है, 10 टाइम्स मार्जिन लिमिट देता है ये कमोडिटी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस पे। तो इसका जो ब्रोकरेज जो भी होगा वो 10 टाइम्स अगर लेता है तो उसके अकॉर्डिंगली ब्रोकरेज चार्जेस भी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली होंगे। अगर आपको नॉर्मल मार्जिन चाहिए 5 टाइम्स की, तो उस पर 20 रुपीज़ पर ट्रेड होगा वो ब्रोकरेज। फिर इसमें और क्या कब मिलता है आपको, मार्जिन कैलकुलेटर हो गया, ऑप्शन कैलकुलेटर, डेली प्योर पॉइंट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो और फिर निफ्टी का अगर देखना होगा तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हो, ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी है। और अच्छा खासा ब्रोकर है आप ये, तो आप निकाल सकते हो, इस पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको जीरोधा में या फिर किसी और ब्रोकर के पास अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए लग रहे हैं फ्यूचर सेलिंग, फ्यूचर ऑप्शंस करने में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 7,500 रुपीज़ पर लॉट लगेंगे फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, कोर ऑर्डर में अगर आप नॉर्मल ऑर्डर डालते हो तो वो 20-25,000 तक आ जाएगा वो जो भी है। तो इसको अकाउंट ओपन करना बहुत ईजी है, 4-5 स्टेप्स बस है इसमें। तो आप लिंक पे क्लिक करो, ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स वगैरह फिलअप करो आपने, तो आपका अकाउंट कल तक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको सिर्फ 500 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है, और एनुअल चार्जेस जो है मेंटेनेंस के, अकाउंट का अपना मेंटेनेंस का एक चार्जेस कटता है पूरे साल के लिए, तो वो होगा 400 रुपीज़। ठीक है, और 500 रुपीज़ में आपको पूरे सेगमेंट्स एक्टिवेट करके मिलेंगे, फ्यूचर ऑप्शंस के डीमैट अकाउंट वगैरह, और FNO वगैरह, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, फिर करेंसी का सेगमेंट हो गया, या फिर जो हमारा कमोडिटी का होता है वो भी आपको एक्टिवेट करके मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये मत भूलो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी डाउट्स होंगे कमेंट्स में पूछा करो, ताकि मैं अगले लेक्चर में आपका हर एक डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू।
गुड बाय, इतना ही था आज के लिए।